तो बड़ी खबर सिरसा से, बीजेपी जेजेपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और श्री बाबा तारा कुटिया में यह सम्मेलन होगा। दोपहर 2 बजे इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कुटिया के सत्संग स्थल पर यह सम्मेलन होगा। तो दोपहर 2 बजे यह सम्मेलन शुरू होगा। गोविंद कांडा के चुनाव अभियान को लेकर यह सम्मेलन किया जा रहा है और उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश इस सम्मेलन में जारी होंगे। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा। पिछले कल ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी है गोविंद कांडा। तो इस सम्मेलन में उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी चुनाव प्रभारी सुभाष बराला भी शिरकत करेंगे। जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला भी शामिल होंगे। तो सिरसा में बीजेपी जेजेपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया है और दोपहर 2 बजे यह सम्मेलन होगा। श्री बाबा तारा कुटिया में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या जानकारी है सम्मेलन को लेकर? जी अनु, मैं आपको बता दूं कि जजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आज एक सम्मेलन है उपचुनाव को लेकर वो आयोजित होने जा रहा है और इस पंडाल में हम यहां मौजूद हैं। यह सम्मेलन होगा और बात की जाए तो तमाम जो तैयारियां जो यहां चल रही है, किस प्रकार से सम्मेलन होगा और कितने कार्यकर्ता आएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सम्मेलन में है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के साथ साथ भाजपा के चुनाव प्रभारी है सुभाष बराला, वे भी आएंगे। और इसके अलावा जो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की बात करें तो वे भी होंगे और साथ साथ गोविंद कांडा भाजपा के उम्मीदवार हैं और उपचुनाव में कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और बड़ी एक प्रभावशाली तरीके से उन्होंने नामांकन दाखिल किया और तमाम गठबंधन के नेता वहां मौजूद रहे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और साथ साथ जीत का दावा भी किया। और इसी जो उपचुनाव के सिलसिले में ही यह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और इसमें तमाम जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। गठबंधन के कितने लोगों की यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? कितने लोग यहां पर पहुंच मतलब अमित, कितने लोगों की यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? पंडाल की तैयारियों को देखकर अनु लगता है कि खासी भीड़ रहने वाली है कार्यकर्ताओं की और गठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे और अपने नेताओं से निर्देश जानेंगे कि किस प्रकार से किस कार्यकर्ता की क्या ड्यूटी लगती है। ये सब तमाम बातें होंगी और लगातार जो अगर बात करें गोविंद कांडा के पुत्र हैं और धवल कांडा लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अपने पिता के साथ चुनाव अभियान में जुटे भी हुए हैं और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। लगातार वे ऐलनाबाद क्षेत्र के धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। धवल कांडा है, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में जो किस प्रकार से भागीदारी आगे रहने वाली है और आज के सम्मेलन को लेकर भी चर्चा करते हैं। जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किस प्रकार से आज गतिविधियां रहने वाली है, सम्मेलन हो रहा है? मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हरियाणा न्यूज का, जो हमारी एक एक न्यूज पूरे सिरसा, पूरे प्रदेश, पूरे भारत देश तक पहुंचा रही है। और आज जो सम्मेलन भाजपा जजपा और का जो ये सम्मेलन है, हम पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम पूरे तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और ये सम्मेलन जो आज हमारा सम्मेलन होगा, वर्कर मीटिंग होगी, उन लोगों की वर्कर मीटिंग होगी जेजेपी और बीजेपी की, वो सम्मेलन ही एक ऐसा सम्मेलन होगा वो आपको खुद ब खुद इतनी भारी भीड़ में ये संदेश देगा कि गोविंद कांडा जी जो हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार अपने ऐलनाबाद से हैं बीजेपी की टिकट से, वो पूरी तरीके से तैयार हैं और हम डटकर चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐलनाबाद एक पार्टी का गढ़ रहा है लगातार और वहां के जो अगर बातचीत की जाती है वहां युवाओं में, तो विकास को लेकर एक पिछड़ापन कहीं न कहीं वहां एक उनकी पीड़ा रहती है विकास को लेकर। आपकी ओर से क्या दावा है, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगा कि अपने हरियाणा के अंदर सिरसा और इस तरफ का कभी विकास नहीं हुआ। अगर हम बात करें आज हमारे ऐलनाबाद सीट की, तो जो कहते हैं कि गढ़ है उनका
तो मेरे ख्याल से उन्होंने गढ़ जरूर बना रखा था, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। लेकिन आज हम दावा देते हैं, मेरे जितने युवा साथी हैं, कि आज अगर गोविंद कांडा जी को आज वो विजय बनाकर विधानसभा में भेजते हैं, अपना सेवक बनाकर वो एक विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, तो एक विकास की जो लहर जो आज तक एलनाबाद में जो विकास का दिया है, जो आज तक हमारे एलनाबाद में जो जला नहीं, वो इन 3 सालों में इतना विकास करके दिखाएगा जो आज तक कभी इतने उम्र में आज तक कभी विकास नहीं हुआ। तो क्या माना जाए आगे चुनाव अभियान में? आप पहले से जैसे गोपाल कांडा जी चुनाव लड़ते रहे हैं, सिरसा से विधायक रहे, आप बड़े सक्रिय उसमें रहे, आपकी सक्रिय भागीदारी रही, अब किस प्रकार से चुनाव में आगे गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी? देखो, हमारा मेन उद्देश्य एक ही रहेगा कि जितने विकास हम करा सकें उतने विकास हम कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी हमारे जो हल्के के नहर के कोई काम है या किसी की नौकरी का काम है, मतलब कोई ऐसा विकास नहीं होगा जिसमें हम पीछे रहेंगे। हाँ, ये थे धवल कांडा, और लगातार उत्साह से अब लवरेज हैं कल के नामांकन के बाद अनु। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दावा है कि जो विकास अब तक नहीं हुआ, गढ़ जरूर बने लेकिन विकास नहीं हुए, ऐसे में एक विकास की एक परिपाटी है वो शुरू होगी एलनाबाद से। उपचुनाव में जब भागीदारी बढ़ाई है भाजपा उम्मीदवार के रूप में गोविंद कांडा ने, तो ऐसे में एक विकास की एक लहर आएगी, ऐसा उनका दावा है। और वे इस प्रकार से ही आगे अब लोगों के बीच इसी विकास के मुद्दे पर ही आगे जाने वाले हैं। इस सम्मेलन में किन किन पहलुओं पर चर्चा हो सकती है या किन मुद्दों पर बात हो सकती है? जी बिल्कुल, हालांकि अभी तक पूरी तस्वीर सम्मेलन की आई नहीं है सामने, लेकिन जो भी बातें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि गठबंधन के कार्यकर्ता किस तरह से एलनाबाद क्षेत्र के 90 गांव है और 3 भागों में विभक्त बताया जाता है। एरिया यह है 45 क्षेत्र है, इधर से नहरी इलाका है जिसे नाली का इलाका बोला जाता है, और एलनाबाद शहर है। तीनों भागों में कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से ड्यूटी दी जाए, कौन सा कार्यकर्ता क्या दायित्व लेकर, क्या मुद्दे लेकर किस एरिया में जाएगा, तमाम बातें होंगी और अपने नेताओं की सुनेंगे। दोनों दलों के नेता वहां मौजूद रहेंगे और वे निर्देश देंगे। उसके बाद अमली जामा पहनाने का कार्य रह जाएगा, वो कार्यकर्ताओं का जो जाके जमीनी स्तर पर अपनी बात पहुंचाएगा। तो ऐसे निर्देश देने की उम्मीद है और उन्हें दायित्व सौंपने की बात कही जा रही। जी, चुनाव आयोग द्वारा यहां पर ये बोला गया है कि सिर्फ 5 ही लोग कार्यकर्ता जो हैं, 5 कार्यकर्ता ही प्रचार कर सकते हैं, तो ऐसे में मुश्किलें भी ज्यादा हैं। जी निश्चित रूप से अनु, इस बार कोरोना का संकट है और कोरोना के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक चुनाव होने जा रहे हैं, और जुलूस निकालने पर और प्रत्याशियों के जो रोड शो करने पर तमाम हिदायतों का पालन करना होगा। 5 की बात नहीं है, 5 उम्मीदवार 5 के से थी वो जो नामांकन दाखिल करने के दौरान थी, अब ऐसी बात नहीं है। अब जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम जो बैठकें की जाएंगी और उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों का एक आंदोलन है उसको लेकर चुनौती रह सकती है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है वे अपने स्तर पर अपनी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देते हैं। फ्लैग मार्च निकाला जा चुका है एलनाबाद में, तो तमाम तैयारियां प्रशासनिक तौर पर भी हैं। जी, गोविंद कांडा को एक बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने यहां पे मास्टर स्ट्रोक खेला है कि किस तरीके से उन्होंने गोविंद कांडा को, जो एक उनकी अच्छी छवि है वहां पे सिरसा में, समाज सेवी हैं, जनहितैषी हैं, कोरोना काल में लोगों की काफी मदद की थी, तो उस तरीके से चुनौतियां भी गोविंद कांडा के सामने बड़ी हैं। निश्चित रूप से अनु, जब चुनाव होता है और उसमें जब हल्का भी नया हो और पार्टी भी नई हो और कोरोना का संकट हो, कृषि कानूनों की बात हो, तो तमाम चीजें हैं, और एक जो पार्टी विशेष का गढ़ हो उसके अंदर जाना और उसमें चुनाव लड़ना अपने आप में चुनौती रहती है, और यहां चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं। लेकिन जो उम्मीद और भरोसा जो जताया जा रहा है, अभी धवल कांडा जैसे कह रहे थे तमाम मुद्दे लेकर जाएंगे, गढ़ जरूर बना लेकिन विकास नहीं हुआ, तो ऐसे तमाम मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला भी करना होगा। और यह तो उपचुनाव की अभी फिलहाल जो नजर आने वाली चुनौतियां हैं, आगे देखेंगे किस प्रकार से गतिविधियां आगे बढ़ती हैं और क्या जो समीकरण बन के निकल कर आते हैं। जी,
अमित बात करूं क्योंकि हर पार्टी यहां पर जीत का दावा कर रही है। इनेलो का ये गढ़ रह चुका है। अभय चौटाला यहां से विजय हुए हैं, यहां से उपचुनाव भी उन्होंने 2 बार जीता है। और दूसरी तरफ पवन बेनीवाल है, कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जो अभी हाल ही में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। और यहां पर गोविंद कांडा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में जो समीकरण बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं? जी बिल्कुल, ये है। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो समीकरण त्रिकोणीय बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा से जो पहले चुनाव लड़ते रहे थे पवन बेनीवाल, वे अब कांग्रेस में चले गए हैं। कांग्रेस से उन्हें टिकट भी मिल गया है। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला बनने के पूरे जो आसार बन चुके हैं। लेकिन पवन के लिए चुनौतियां कम नहीं है। कांग्रेस के जो भरत सिंह बेनीवाल उनके चाचा लगते हैं, वे भी टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उनकी भी नाराजगी है। वे भी अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, वे भी अगला अपना कदम उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि भरत सिंह बेनीवाल का क्या रुख रहता है। पवन के लिए चुनौतियां ज्यादा है। इनेलो के लिए यह भी एक चुनौती बड़ी कही जा सकती है कि कृषि कानूनों को लेकर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। कृषि कानून वहीं के वहीं खड़े हैं। वही यहाँ पे यही बड़ी बात है, क्योंकि 26 जनवरी को जब अमित मैं बात करूं, अभय चौटाला ने यहां पर इस्तीफा दिया था। कृषि कानून को लेकर उन्होंने किसानों के बीच वो गए थे और एकमात्र सीट थी यहां पर इनेलो की, और उन्होंने वो इस्तीफा दिया था कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन अब वो दोबारा से चुनाव में उतरे हैं, तो क्या वो महज एक चुनावी स्टंट था? जी निश्चित रूप से अगर सवाल जब उठते हैं तो यह सवाल भी उठेगा कि जब कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया था तो अब वापस कृषि कानून तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव लड़ना जायज है? यह सवाल जो तमाम नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है। कल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आए थे, उन्होंने भी यह सवाल उठाया था कि वो चुनाव लड़ने आ ही क्यों रहे हैं। जब उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया था तो मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं। तो यह सवाल भी उठाया जाएगा। विकास का एक मुद्दा है एलनाबाद में, वो भी एक मजबूत मुद्दा है। तमाम बातें रहेंगी। तो चुनौतियां हर उम्मीदवार के सामने होती हैं। गोविंद कांडा के सामने चुनौती अलग तरह की है, अभय सिंह के सामने चुनौती अलग तरह की है। एकमात्र सीट थी वो छोड़ दी, तो यह भी एक बड़ी चुनौती है। साथ साथ पवन बेनीवाल के सामने कांग्रेस की अंतर्कलह की चुनौती है। सबको अपनी अपनी चुनौतियों से निपटना होगा और इसी त्रिकोणीय मुकाबले में कौन अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाता है, यह आने वाले दिन बता पाएंगे। जी, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है, किन मुद्दों को लेकर वो ये बाई इलेक्शन लड़ रही है? सबसे बड़ी बात यही है जी कि भाजपा जो चुनाव मैदान में उतरने जा रही है वहां विकास का मुद्दा है, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा है। क्योंकि एलनाबाद अगर क्षेत्र की बात करें तो 2008 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद इस सीट को ओपन कर दिया गया था और तब से लगातार जो जनरल सीट पर भी इनेलो के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। और तब से 2009 में चुनाव हुआ, उसमें भी इनेलो जीते। और उसके बाद जो अभय सिंह 2014 में 19 में उन्होंने जीत का सेहरा बांधा। लेकिन विकास के मामले में एलनाबाद जो पिछड़ता रहा, तो ऐसे में यह मुद्दा रहने वाला है कि पिछड़ापन जो है विकास के मामले में वो उसको मुद्दा बनाया जाएगा। भाजपा उसको निश्चित रूप से मुद्दा बनाने वाली है। जी पवन बेनीवाल की बात करूं, एक समय था जब पवन बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन अब वो धुर विरोधी हो चुके हैं। जी निश्चित रूप से अनुज, पहले जब पवन बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला एक साथ रहते थे, पवन भी इनेलो में थे, अब इनेलो से पाला बदलकर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में अब आ गए हैं। तो लेकिन समस्याएं जो एलनाबाद क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, पवन बेनीवाल दड़वा क्षेत्र से हैं और दड़वा का जो नाथुसरी चौपटा का इलाका है उसे 45 के नाम से जाना जाता है। 45 में सबसे बड़ी समस्या जो है वो सेम की समस्या है। वहां इतनी समस्या मुखर है, उसका कोई समाधान जो है किसी नेता ने नहीं किया, चाहे विधायक जीता या हारा, किसी ने भी इस क्षेत्र की आवाज बुलंद नहीं की। वहां पानी की समस्या है, परिवहन की समस्या है, तमाम मुद्दे थे, तमाम चुनौतियां रही हैं। अब विकास का मुद्दा है और ये सेम की समस्या का मामला है। तो पवन बेनीवाल से यह सवाल भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि इस सेम की समस्या के समाधान के लिए आपने क्या कदम उठाए। तो उनके लिए भी सवाल तो सभी उम्मीदवारों के सामने खड़े हैं और उनका जवाब जनता के बीच जाकर देना होगा।
जी मैं बात करूं अमित, गोविंद कांडा के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन सिरसा वासियों के लिए वो चेहरा नया नहीं है। जी निश्चित रूप से कई कड़ी चुनौतियों का मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि तीनों उम्मीदवार जो मुख्य रूप से मुकाबले में हैं उनके सामने चुनौतियां प्रबल है। अगर बात करें गोविंद कांडा की, तो गोविंद कांडा का जो चुनाव लड़ने का जो जब चुनाव उनके गोपाल कांडा लड़ते रहे थे, हालांकि रानिया से 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं गोविंद कांडा भी, और जीत का थोड़ा सा मार्जिन वो जो पिछड़ गए थे दूसरे नंबर पर रहे, और यहाँ कांडा के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम किया। चुनाव गोपाल कांडा ने लड़ा, लेकिन रणनीतिक रूप से जो एक भूमिका निभाई वो गोविंद कांडा की रही। जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे रणनीतिक तौर पर तैयारी की गई वो गोविंद कांडा ने की। तो ऐसे में उन्हें चुनावी राजनीति का 2009 के बाद पूरा अनुभव है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐलानाबाद में वे अपना अनुभव किस प्रकार से दिखाते हैं और तमाम चुनौतियों से निपटते हुए किस तरह से अपना रथ आगे बढ़ाते हैं और कितना लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं। जी अमित, आप वहां पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हो, आपने वहां पे जाके लोगों से बात भी की है कि लोगों की नब्ज भी टटोली है, लेकिन जो लोग हैं वो वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दा, क्योंकि लगातार इनेलो भी और कांग्रेस भी घेरती आ रही है बीजेपी को किसान आंदोलन का जो मुद्दा है उसको देखते हुए, तो क्या लोग, जो आपने बात की होगी, तो लोग क्या लोकल जो मुद्दे हैं वहां पर उनको देख के वोट करेगी? जी बिल्कुल अनु, अगर बात की जाए ऐलनाबाद क्षेत्र के करीब 90 गांव हैं और हमने तकरीबन 90 गांवों का एक गणित, एक रिपोर्ट जो तैयार की है, उसमें अगर बात की जाए तो कई गांव ऐसे हैं। अगर एक गांव है यहां कुत्ताबड़, उसमें आज तक जो तकरीबन 5 दशक से एक समस्या है पुल की। तमाम नेता आए लेकिन वो पुल नहीं बन पाया। अगर उस पुल की बात करें तो 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो पुल से रानिया क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन अगर वो पुल नहीं होता तो 20 किलोमीटर का एक लंबा चक्कर लगाकर वहां लोगों को आना पड़ता है। चुनाव का बहिष्कार भी कुत्ताबड़ के लोग कर चुके हैं। पहले रूपाणा गांव की बात करें तो वहां एक समस्या है, वहां स्कूल अपग्रेडेशन की समस्या है। नाली क्षेत्र की बात करें तो वहां अपने मुद्दे हैं। पंतालीसा की बात करें तो सेम की समस्या है। लोकल मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। कौन सा उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगा और उन मुद्दों को, उन बातों को कितना एक्सेप्ट लोग कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहने वाले हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोकल मुद्दे पर लोग मुखर भी होंगे, विरोध